जनरल साइंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है ग्रेविटेशन। तो देखेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन और जेई में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अगल पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी का वैल्यू, जी का जो यूनिट है वो क्या होता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ये एक्चुअल में पहले जानते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है। तो ये होता है द इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है दो यूनिट मास बॉडी पे, जब उन दोनों को रखा जाता है एक यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि जी का वैल्यू अर्थ के लिए अर्थ के लिए इतना है, तो बताइए मून के लिए कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। कितना वैल्यू है इसका? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये कई बार तो पूछा भी गया है कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो यूनिट पूछा गया था तो यूनिट यहाँ से आ गया। ठीक है, यूनिट निकालते कहाँ से एक्चुअल में? इसका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r²। ठीक है, तो अगर जी को इधर लेकर के आएंगे, क्योंकि जी का हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, तो जी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ के साथ डी स्क्वायर तो नहीं, यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं, तो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे m1 m2। ठीक है, एफ फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में। यहाँ पे डायमीटर की बात करें या रेडियस की बात करें तो किस में नापते हैं, मीटर में। तो फोर्स इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू क्या, मास को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। तो केजी का स्क्वायर, क्योंकि दो मास है। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, बाकी ये सब तो देख ही रहे हैं कि फोर्स क्या है, एफ क्या है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक, और m1 m2 क्या है, या कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है, मासेस हुज मासेस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड। बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या चेंज आएगा जब एक मास को हम लोग डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा कि फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है G m1m2/r²। ठीक है, जी क्या था यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा अगर m1 को या किसी m2 को डबल कर दिया जाए, माने किसी एक मास को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का भी वैल्यू क्यों डबल होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मास के। ठीक है, आगे सुनिए, डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैड डन बाई। तो जी किसके द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, इनकरेक्ट नहीं देख करके हम लोग करेक्ट मार देते हैं। ठीक है, तो बोला गया द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हम लोग कि जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम ही रहता है। तो जितना भी मून के जी का वैल्यू मून का हो या अर्थ का बोले, सब बराबर ही होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी फॉर्मूला देखे थे, जी क्या था, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो वही वाला आया है कि अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर हुज मासेज आर 2 kg ईच, मैंने दोनों का मास भी दिया हुआ है इज 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो इसको निकाल करके देखेंगे हम लोग, जी का वैल्यू पुट करके, m1 m2 का वैल्यू पुट करके, उसके बाद डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये वाला वैल्यू जब पुट करके देखेंगे तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली इतना ही आता है। तो ये भी क्या है, सही है। अगला बोला है सी नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वैलिड ओनली फॉर
ओनली इन द लेबोरेटरी। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ जो ग्रेविटी है वो क्या सिर्फ लेबोरेटरी में ही लेबोरेटरी तक ही स्थित है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये वाला भी क्या है, सही है। तो 3 सही है, ए बी एंड डी सही है, बाकी सी नंबर गलत है। तो यही पूछा था इनकरेक्ट, तो ओनली सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग बात किए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अगला सुनिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। ये वाला क्वेश्चन भर भर के आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है कि मैक्सिमम ग्रेविटी की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो ये होता है एक पोल्स पे। ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, याद रखना है, पोल्स पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होता है, G m/r²। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो होता क्या है, अर्थ एक्चुअल में एलिप्टिकल शेप का है। ठीक है, एंड इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये क्या है, फ्लैटेंड है पोल्स पे, और बल्ड आउट एट द इक्वेटर, और बल्ड आउट है इक्वेटर पे ड्यू टू दिस इक्वेटोरियल रेडियस, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर का जो रेडियस है वो बड़ा है। तो इक्वेटर का रेडियस बड़ा, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जी का जो वैल्यू होता है वो इन्वर्सली टू रेडियस होता है, यानी कि अगर इक्वेटर का रेडियस बड़ा है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे साइज छोटा है, रेडियस छोटा है, तो जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जी का वैल्यू जो होता है वो इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है, और पोल्स पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना है पोल्स पे ज़्यादा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, इफ़ द मास ऑफ सन अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर m, मैंने सन का मास दिया हुआ है कैपिटल M, अर्थ का मास दिया हुआ है स्मॉल m, डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में r, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ द सन फॉर द रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑफ द अर्थ। तो बोला गया है कि उसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा अगर एक रेवोल्यूशन ले सर के अराउंड द सन के अराउंड में, तो कितना वर्क डन किया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन की बात किया है, और 1 रेवोल्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को तो हम लोग जानते हैं कि G m1m2/r² होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 0 हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी। तो बोला गया है कि वेट का क्या वैल्यू होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। when what height can he jump on the moon if a person jump 1.5 मीटर हाइट on the earth। तो बोला गया है कि एक आदमी है जो कि वो मून पे कितना जंप कर पाएगा अगर वही आदमी 1.5 मीटर जंप कर पा रहा है अर्थ पे। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जी का ग्रेविटी का वैल्यू जो है मून पे कम होता है। कितना कम होता है, 1/6 ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, यानी कोई आदमी, लॉजिकली भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे कि जब कोई आदमी 1.5 मीटर जंप कर सकता है अर्थ पे, जहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू 6 गुना ज़्यादा है मून से, तो मून पे अगर कोई आदमी जंप करना चाहे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 6 गुना ज़्यादा जंप कर पाएगा मून पे। ठीक है, तो 1.5 का 6 गुना कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए, जी का वैल्यू, ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ पे ज़्यादा है, मून पे कम है। कितना अर्थ पे ज़्यादा है, 6 गुना अर्थ पे ज़्यादा है। तो यानी कि मून पे क्या होगा, ग्रेविटी का वैल्यू 6 गुना कम होगा, तो आदमी ज़्यादा जंप कर पाएगा, 6 गुना ज़्यादा जगह जंप कर पाएगा। तो डेर का 6 गुना कितना होता है, 9 मीटर होता है। ठीक है, लॉजिकली ये क्वेश्चन कर सकते थे आप। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात बोला है अर्थ सरफेस पे,
मास दिया हुआ है m, रेडियस दिया हुआ है r इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अर्थ का मास और रेडियस दिया हुआ है, तो बोला गया कि g का वैल्यू यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो m, ये क्या हो जाएगा m/r², ठीक है, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है g m/r² होता है। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किस क्या देखे थे उसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m/r² के। सपोज एन इमेजिनरी प्लानेट, ये जो क्वेश्चन आप अभी पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज किया गया, बाकी सब सेम है। सपोज एन इमेजिनरी प्लानेट हुज मास इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 1/3। तो बोला गया है कि एक ऐसा प्लानेट है, इमेजिनरी प्लानेट मानिए, जिसका जो मास है वो आधा है अर्थ के और रेडियस जो है वो 1/3 है, ठीक है। इफ़ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज जी, अगर मान लीजिए कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, जी है, तो बताइए कि उस प्लैनेट पे जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा, वो जो फॉर्मूला देखा कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है gm/r², ठीक है। तो बोला गया है कि अगर इमेजिनरी प्लैनेट लेते हैं जिसका मास क्या है आपका अर्थ के मास से आधा है, तो m/2 हो जाएगा, और रेडियस जो है वो क्या है, r/3 है, यानी 1/3 है, ठीक है। तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि g = क्या हो जाएगा, gm/r² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे g का वैल्यू तो हर जगह सेम रहता है, m का वैल्यू क्या बोला है, m/2 है, तो m/2 पुट कर दिए, और r का वैल्यू क्या है, r/3 है। तो होल स्क्वायर, यहाँ पे r/3 का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये क्या होगा 9/2 gm/r²। तो ये gm/r² तो यहाँ पे भी था, ठीक है। तो gm/r² के वैल्यू के जगह पे हम लोग g पुट करते हैं, तो g' का वैल्यू जो आता है वो क्या होता है, 9/2 g आ जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी कि हम लोग को सिर्फ ये देखना था कि हम लोग को सिर्फ अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हैं कि ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो होता है gm/r², ठीक है। तो अब अगर मास अगर वेरी कर रहा है या रेडियस वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे और आंसर निकल जाएगा हम लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि हुज मास इज एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ। मास को भी आधा कर दिया है और रेडियस को भी आधा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हाफ था और 1/3 था, ठीक है। अब यहाँ पे अलग कर दिया कुछ, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। मास क्या है, अब इमेजिनरी प्लैनेट का मास क्या है, m/2 है, और रेडियस भी r/2 है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला में बैठाएंगे, g' क्या होगा, g' हो जाएगा m के जगह पे m/2, r के जगह पे r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, r/2 ऊपर जाएगा तो 4 आएगा, 4/2 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो 2 gm/r², तो gm/r² का वैल्यू तो g था, तो ये क्या हो जाएगा, g' = 2g, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है फिर से, इफ सपोज देयर इज अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द मास। पिछले वाले क्वेश्चन में आधा किया था, इसको वाले क्वेश्चन में क्या किया है, डबल किया गया है। तो मास भी डबल किया है, रेडियस भी डबल किया है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, ठीक है। m के जगह पे 2m लिखेंगे और r के जगह पे 2r लिखेंगे। तो g' का वैल्यू आ जाएगा कितना, हाफ ऑफ gm/r², और gm/r² क्या होता था, g होता था, तो g' क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ g, ठीक है। अगला देखिए, तो ये देखिए 21/8/2018 को पूछा गया था। पीछे वाला देख लेते हैं कितना, ये पूछा गया था 20/8/2018। फिर इससे वाला देख लीजिए, ये 17/8/2018। तो तीन बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डेटा बदल करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है अर्थ के सरफेस पे। तो ये तो हम लोग का रटा हुआ है कि 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आता कहाँ से, एक्चुअली ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं gm/r² वहीं से आता है। तो मास ऑफ अर्थ जानना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ जानना पड़ेगा, और ग्रेविटेशनल हम लोग का तो ये मालूम ही है,
ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.9 इंटू 10⁻24 kg। और बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की तो ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। मीटर में अगर लिखना चाहें तो 10⁻6 मीटर, अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो 6,378 किलोमीटर, ठीक है। लगभग इसको कितना लिए हैं 6.4 लिए हैं हम लोग, ठीक है। ये मीटर में आएगा क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो यहाँ से निकालेंगे जी का वैल्यू, यहाँ से अगर बाकी सबको पुट करने के बाद जी का वैल्यू, एम का वैल्यू और आर का वैल्यू अगर पुट करने के बाद देखते हैं तो जी का वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आता कहाँ से है समझ में आ गया ये। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी। ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, वही क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीका से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। सेम क्वेश्चन एलपी में भी पूछा गया और जेई में भी पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन above the initial velocity u and reaches a maximum height of h, find the value of h। तो h का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, एक किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से, और वो क्या कर रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, तो उसका हाइट क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ का जो फॉर्मूलाज है, लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन का ये जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है तो s के जगह पे क्या होगा h होगा और a के जगह पे g होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो इस केस में ये होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकने की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो v जो होगा ये यहाँ पे 0 होगा, तो v 0 होगा तो u क्या, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि g का वैल्यू, और एक चीज़ बताया था मैंने कि g का वैल्यू नेगेटिव होता है जब कोई चीज़ हम लोग, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ उठाते हैं, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं तो g का वैल्यू नेगेटिव होता है, और अगर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो g का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा, यानी h का वैल्यू जो होगा यू स्क्वायर बाई 2g होगा, यानी कि ए नंबर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए। ए रॉकेट इज लॉन्च टू ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग 35 सेकेंड्स ए प्रॉब्लम अराइजेज इन द रॉकेट एंड इट्स फ्यूल सप्लाई स्टॉप। द रॉकेट ट्रेवल लाइक ए फ्री बॉडी, द हाइट अटेंड बाई इट इज़। तो बोला गया है कि एक रॉकेट है, ठीक है, वो आपने उसको वर्टिकली अपवर्ड ये किया है, लॉन्च किया है कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि यहाँ पे अब जी का कंसेप्ट आ रहा है। जी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है कोई भी बॉडी, तो जी का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव आएगा। कितने मिनट तक चला है 35 सेकंड तक, तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 35 सेकंड तक चला है, इसका मतलब 20 इंटू 35, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, कितना लगभग आपका 700 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 700 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये क्या होता है, इसका फ्यूल सप्लाई ख़त्म हो जाता है और रॉकेट क्या होता है फ्री बॉडी की तरफ मूव करता है आगे की तरफ। तो बोला कि ये कितना मीटर जो है वो डिस्टेंस आगे और कितना मीटर चला है, ठीक है। तो कितना मीटर हाइट तक गया, तो 700 मीटर इधर, और बाकी क्या होगा मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर यहाँ वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाना है उसको, ठीक है। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2as होगा, 2a या 2gh जो भी बोलिए, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर बाई 2g, और u का वैल्यू कितना था 20 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर और 2 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 10 लिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और ये होता है 10 दूना 20, तो 20 तो कट गया, बचा है 20, h इक्वल टू 20। तो पहले 700 चला था, उसके बाद कितना मीटर चला है 20 मीटर, तो टोटल कितना चल गया 720 मीटर, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। तो बहुत लोग ना यहीं पे आंसर निकाल करके 700 आंसर मार देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना चला है वो 720 मीटर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। इफ़ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपको खोजना है अब न्यूटन्स का जितने भी तीनों लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन के जो फार्मूलाज हैं, 3 फार्मूलाज हैं, उनमें से आपको खोजना पड़ेगा कि टाइम किस में दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी वाला कौन सा फार्मूला है, तब जाकर के आप क्या करेंगे, वो न्यूटन्स का लॉ लगा पाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ़ ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा है, यानी कि वी स्क्वायर 0 नहीं होगा। बोला गया है देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड, यानी टाइम की बात कर रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एच इजुगल टू यानी एस इजुगल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इजुगल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो हाइट की बात कर रहा है, तो एस की जगह पे क्या होगा, एच होगा, और ए की जगह पे क्या होगा, जी होगा। लेकिन जी नेगेटिव होगा क्योंकि बॉडी या बॉल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एच इजुगल टू क्या होगा, यू का वैल्यू कितना है 40, और टी कितने सेकंड के बाद बोला है, 6 सेकंड के बाद, और माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 लिए हैं यहाँ पे क्योंकि जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, ठीक है। अगर नहीं बोलता तो 9.8 भी लेना पड़ सकता था, ठीक है। उसके बाद टी का वैल्यू सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू आएगा 60 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। तो आपको समझना, खुद से ही प्रैक्टिस करके समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से, लॉज ऑफ मोशन का जो तीनों फार्मूला है वो कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग को पता चला, जैसे एस हाइट मांगा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मांगा है, यानी कि एस मांगा है, लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से बात करें तो एस मांगा है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यही एक फार्मूला बचता है क्या, एस इजुगल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट की बात कर रहा था तो एच हो जाएगा एस की जगह पे, और ए की जगह पे क्या होगा, जी हो जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, ए बुलेट इज फायर्ड डायरेक्टली अपवर्ड एट ए वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मैक्सिमम हाइट विल बी गन शॉट रीच। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से वो वाला फॉर्मूला क्या, कौन सा वाला, वी स्क्वायर इजुगल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। तो जी का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वी 0 क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, फिर से मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा फिर से, एच इजुगल टू यू स्क्वायर बाई 2G, ठीक। यू का वैल्यू कितना है 196, तो 196 का स्क्वायर और 2G, यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को 2 से तो वो 19.6 होगा, और यहाँ पे 196 है, तो ये कट पिट करके कितना आएगा 1960 मीटर, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा ए। An object was thrown upward at a speed of 14 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड 10 मीटर हाइट, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए बोला है कि उसको हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। पहले क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाइंड 10 मीटर हाइट, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और उसको मैक्सिमम हाइट पहुँचने में कितना टाइम लगा हुआ है वो देखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वी इजुगल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इजुगल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। तो यू दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट की बात बोला है तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम कितना निकल जाएगा 14/10, यहाँ से निकलेगा तो 1.4 सेकेंड, ठीक है, 43 सेकेंड ये वाला, ठीक है। आगे, हाउ इज़ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन रिप्रेजेंटेड। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जी, स्मॉल जी की बात कर रहा है, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है, ठीक है। उसको किस में से दर्शाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा स्मॉल लेटर ऑफ जी, ठीक है, स्मॉल लेटर जी, बी नंबर, ठीक है। और वो जो कैपिटल में दर्शाते हैं वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की बात कर रहा है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। और जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। तो बोला गया है कि वर्क डन निकालने के लिए बोला है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब सैटेलाइट मूव करता है
कितने रेडियस के ऑर्बिट में, 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब भी कोई सैटेलाइट मूव करता है, ठीक है, तो उस पर जो ग्रेविटी काम कर रहा है वो तो नीचे काम कर रहा है, और वो मूव कर रहा है किस में, आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो हम लोग पढ़े थे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 90 हो जा रहा है। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल जो है थीटा, फोर्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वो 90 डिग्री हो रहा है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे ग्रेविटेशन से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।